एक लाइन तो आपको याद होगी सेल के बारे में। क्या है वो लाइन? सेल इज द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। ये लाइन तो आप सबको पता होगी, है ना? बट कभी सोचा है आपने बेटा कि सेल का कंसेप्ट आता है कहाँ से? होता क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म? अच्छा, आप लोगों के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिस पे जान होती है। हाँ बेटा ठीक है, बट डेफिनेशन क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म? अगर उससे एक लेवल अब जाएंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। इसने किस क्वेश्चन को आंसर किया? इस क्वेश्चन को, हाउ new cell arrival. Assalamualaikum dear students, this is Zaid Sir Biology and today our topic is about cell. Regarding the weightage, you can expect 2 to 3 questions in need from this chapter. So let's start. अच्छा बेटा, सेल आपने क्लास 8 में भी पढ़ी होगी ना? अच्छा, एक लाइन तो आपको याद होगी सेल के बारे में। क्या है वो लाइन? सेल इज द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। ये लाइन तो आप सबको पता होगी, है ना? बट कभी सोचा है आपने बेटा कि सेल का कंसेप्ट आता कहां से है? हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ सेल अराइज? सोचा है कभी आपने? सो बेटा, आंसरिंग दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। बेटा ये वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपने 1000 बार देखा होगा। क्लास 5th से लेके क्लास 10th तक ये वर्ड आपने कंटिन्यूअस देखा होगा साइंस की बुक्स में, है ना? होता क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म? अच्छा, आप लोगों के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसपे जान होती है। हाँ बेटा ठीक है, बट डेफिनेशन क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? अगर हमें किसी चीज को बोलना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ना है, वो हम कैसे बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग थिंग्स, जैसे एनिमल्स, जैसे प्लांट्स, जैसे ह्यूमंस, जैसे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स। मैं बोलूंगा हाँ बेटा ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट बेटा क्या है इनमें जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? इनको हम क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? इनमें क्या खास है? सो बेटा, जब हम डेफिनेशन बोलते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की, is the one that shows the core characteristics of बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन हम जब बोलते हैं ना, हम बोलते हैं इज द वन दैट शोज द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा वो होता है जो शो करता है, जो डिस्प्ले करता है क्या? कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? खासियत किसकी? लाइफ की, जिंदा होने की, ठीक है, जिंदा रहने की। इसमें कुछ खासियत होती है, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बेटा क्या होती है वो खासियत? कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या खासियत होती है? बेटा एक होती है मेटाबॉलिज्म, ऐसी रिप्रोडक्शन, ऐसी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एक्स्ट्रा। बेटा मुझे आपको बस आइडिया ही देना है। सो हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ दिखाता है, जो जिंदा रहने की या जिंदा होने की इसमें कुछ खासियत होती है। क्या खासियत होती है? जैसे मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, इससे हमें लगता है कि ये लिविंग है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये होता है केमिकल रिएक्शंस, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, केमिकल रिएक्शंस टू कीप हिम इन एक्टिव स्टेट, ठीक है बेटा? वैसे रिप्रोडक्शन टू गिव राइज टू इट्स प्रोजेनी। तो ये सब जो खासियत होती है इसकी, जो ये लाइफ की कोर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेटा इसके लिए इसके पास कुछ टूल तो होगा ना, कुछ मशीनरी तो होगी ना। जैसे बेटा अगर आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट मैच खेलना है, उसके लिए क्या जरूरी है? बैट होना जरूरी है ना, और बॉल होना जरूरी है ना। तो बेटा ऐसी अगर हम बोलते लिविंग ऑर्गेनिज्म ये है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों है? क्योंकि ये शो करते हैं, क्या करते हैं? कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये लाइफ की कुछ खासियत दिखाते हैं, खास खासियत है इनके पास, जैसे मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, एक्स्ट्रा। सो इनके पास क्या टूल है? इनके पास कुछ टूल होगा ना बेटा। जो इनके पास वो टूल है ना, बेसिक टूल, उसी को हम बेटा सेल कहते हैं। दिस इज वाई फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ सेल अराइज। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो टूल होता है ना जिंदा रहने के लिए, ये चीजें दिखाने के लिए, वो बेटा वो बेसिक टूल जो होता है ना वो सेल होता है, ठीक है।
ऐसे हमें सेल का कंसेप्ट आता है। सो इसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम सेल पे आते हैं बेटा, सेल की डिस्कवरीज पे आते हैं। ओके, सेल को किसने डिस्कवर किया? पहले सेल को किसने लिखा? बेटा पहले आता है डेड सेल। डेड सेल को पहले किसने लिखा? रॉबर्ट ब्राउन? नो, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट टू सारा डेड सेल। इससे पहले डेड सेल को लिखा। ठीक है बेटा, लाइव सेल को पहले, लिविंग सेल को पहले किसने लिखा? बेटा ए एंटन वन लिविंग हुक, ए वी लिविंग हुक। अच्छा बेटा न्यूक्लियस, ये भी आपको पता होगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है बेटा, ये डिस्कवर लीजिए। एनसीईआरटी का पहला ही पैराग्राफ ही है, डिस्कवर लीजिए। अब बेटा इस पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि हु डिस्कवर लाइव सेल या हु डिस्कवर न्यूक्लियस। ऐसे क्वेश्चंस नीट आप नहीं पूछता है बेटा। एनटीए के पैटर्न के हिसाब से अगर हम जाएंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते आप, डायरेक्ट क्वेश्चंस आप नहीं आते बेटा। यू कैन एक्सपेक्ट, मुझे लगता है अगर इस पे क्वेश्चन आएगा ना, तो इस पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना, एक क्वेश्चन तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं एक कॉलम से आपको सेल दूंगा, डेड सेल, लाइव सेल और न्यूक्लियस को, दूसरी साइड से सेंटेंस का नाम दूंगा, फिर बोलूंगा मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करो ऐसे, क्योंकि नीट का पैटर्न भी ऐसे। अगर उससे भी एक लेवल अगर हम अप जाएंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अरेंज द फॉलोइंग according to order of discovery. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों मैंने यहाँ पे लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में एनसीईआरटी लिखती है पहले ही पैराग्राफ में। फिर मैं ऐसे ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन नंबर ए 2 1 4 3, ऐसे ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3, ऐसे ऑप्शन नंबर सी 4 3 2 1, ऐसे ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। इनको डिस्कवरीज की ऑर्डर में रखो, पहले कौन इजाद हुआ, उसके बाद ठीक है, लाइव सेल, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डेड सेल। सो बेटा ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है। बेटा पहले डेड सेल होगी डिस्कवर, उसके बाद लाइव सेल, उसके बाद न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिसेंटली डिस्कवर हुआ 1931 में। ठीक है, डेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट्स वो नहीं पूछता है अगर हम पैटर्न के हिसाब से जाएंगे। सो इसका क्या आएगा आंसर? 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। बेटा ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा डिस्कवरी के बाद एनसीईआरटी लिखती है सेल थ्योरी के रिलेटेड, सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, सेल थ्योरी, सेल के रिलेटेड थ्योरी। बेटा पहला सेंटेंस जो आता है ना, जो सेल रिलेटेड थ्योरी, वो है बेटा एम शील्डन। बेटा एम शील्डन पहला सेंटेंस होता है जो बोलता है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो शील्डन था ना, ये क्या था? ये था जर्मन क्या? बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट किसको बोलते हैं बेटा? साइंटिस्ट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स का साइंटिस्ट होता है। अच्छा बेटा ये जर्मन था, आप कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको बोलेगा एम शील्डन वाज ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, पर्शियन बॉटनिस्ट, ऐसी आप कंफ्यूज हो रही, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसे क्या बोला? अच्छा ये बॉटनिस्ट था, इसे प्लांट्स के बारे में ही बोला होगा। ठीक है, तो इसे जो बोला ना, इसे बोला प्लांट्स
इसने बोला प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बेटा चिल्ड्रन ने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं ये सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये बात इसने बोली, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आता है, उसका नाम है टी शिवान। बेटा शिवान दूसरा सेंटेंस आता है। अच्छा ये जो था ये ब्रिटिश था ओरिजिन और जूलॉजिस्ट था। बेटा जूलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? साइंटिस्ट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का साइंटिस्ट होता है, ठीक है। सो बेटा ये जूलॉजिस्ट था और ब्रिटिश था हुम शान। इसने क्या बोला? अच्छा ये जूलॉजिस्ट था तो इसने एनिमल्स के बारे में बोला। बेटा इसने जो पहली बात बोली वो इसने बोली एनिमल सेल्स के बारे में। बेटा इसने बोला एनिमल सेल्स हैव थिन आउटर लेयर। इसे बोला बेटा जो एनिमल सेल्स होती है ना, एनिमल सेल्स, इनके पास जो आउटर लेयर होती है ना, ये इनके पास थिन आउटर लेयर होती है बेटा, जिसको हम आज क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बेटा सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सो ये बात पहली बात शान ने ये बोली। इसके बाद जो दूसरी बात शान ने बोली, इसे बोली अच्छा कहने को ये जूलॉजिस्ट था, इसे एनिमल सेल के बारे में बोला, बट इसे जो दूसरी बात है ना वो इसे प्लांट सेल्स के बारे में बोला, या प्लांट्स के बारे में बोला। बेटा इसे बोला क्या? इसे बोला प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक feature of plant। बेटा इसे बोला प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल्स होती है, जो कि हमें आज पता है प्लांट सेल्स के पास क्या होता है, इनके पास सेल वॉल होता है और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसे बोला कि इनके पास सेल वॉल होता है ना, ये यूनिक फीचर है किसका? प्लांट सेल्स का। एनिमल सेल्स में मत होते ये, क्या सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होता है। सो यही बात इसने बोली, पहली जो बात है ना यही इसने बोली कि प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होता है। सबसे पहला सेंटेंस यही था जिसने ये बात बोली, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, कहने को ये जूलॉजिस्ट था बट इसने प्लांट्स के बारे में भी बोला, ठीक है। वो जो तीसरी बात है, इसने एक हाइपोथेसिस दी बेटा, हाइपोथेसिस। शिवान एक हाइपोथेसिस भी दी। क्या हाइपोथेसिस दी? इसे बोला प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells and product of cells। बेटा प्रोडक्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? प्रोडक्ट सेल्स का प्रोडक्ट मतलब सेल्स के अंदर जो रिएक्शन होती है ना, फिर जो उन रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जैसे एंजाइम, प्रोटीन्स। तो इसे बोला प्लांट्स एंड एनिमल्स है ये कंपोज हुए किससे? सेल से बने हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से, जो कि सही है। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा हु प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, हु प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, हु प्रपोज्ड हाइपोथेसिस कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये हाइपोथेसिस किसने दी? बेटा आप इसका आंसर ढूंढने को ये शान ने दी, ठीक है। शान ने ये बोला, ठीक है। अच्छा हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट करना और या गेस करना, कोई चीज प्रेडिक्ट करना जो सही हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती, जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा, प्रेडिक्ट करना। सो इसके बाद जो सेल थ्योरी है ना, सेल थ्योरी एनसीईआरटी के बेटा हु, अगर आपको क्वेश्चन आएगा हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है कि
सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किसने किया? शिल्डन एंड शॉन ने, दोनों ने किया बेटा, ठीक है। सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया? फॉर्मुलेटेड बाय शिल्डन एंड शॉन, दोनों ने। बेटा ये क्वेश्चन आता भी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस होता है प्रेडिक्ट करना या गेस करना। ये हाइपोथेसिस जो है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये किसने दी? शॉन ने दी। अगर आप क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी किसने दी, हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, तो आप बोलोगे शिल्डन प्लस शॉन, दोनों ने दी, ठीक है। वो जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी का मतलब होता है जो प्रूफ पे बेस्ड हो, ठीक है। थ्योरी का मतलब होता है जो प्रूफ पे बेस्ड हो। हाइपोथेसिस का मतलब होता है गेस हो, प्रेडिक्शन हो, ठीक है। यहां हम बोल सकते हैं जो फैक्ट्स पे डिपेंड हो, ठीक है। जिसके पीछे कुछ फैक्ट्स हो, जिसके पीछे कुछ प्रूफ हो। सो सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया? शिल्डन एंड शॉन ने। तो जो सेल थ्योरी है ना, इन्होंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of cells and product of cells, are composed of cells and product of cells, ठीक है बेटा। तो मैं थोड़ा सीधे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर्मुलेटेड बाय शिल्डन एंड शॉन। और क्या है वो सेल थ्योरी जो उन्होंने बोला? वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed या formed are composed of cells and product of cells। ठीक है बेटा, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया शिल्डन एंड शॉन, ठीक है। सो इसके बाद इन्होंने ये तो बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। बट बेटा इन्होंने ये नहीं बोल पाए कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। नए सेल्स कैसे अराइज होते हैं। सो इस क्वेश्चन को दूसरे एक साइंटिस्ट ने बोला, इस क्वेश्चन को आंसर किया, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है बेटा, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855। बेटा डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं लिखता हूं। सो इसने किस क्वेश्चन को आंसर किया? इस क्वेश्चन को, हाउ न्यू सेल्स अराइज, नए सेल्स कैसे बनते हैं। शिल्डन एंड शॉन ये नहीं बोल पाए। सो इस आंसर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने बेटा, ठीक है। इसे बोला न्यू सेल्स arise from division of pre-existing cells। बेटा इसे बोला जो नए सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं जो ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वही सेल्स डिवाइड करते हैं, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। जो इसके बाद वाला चैप्टर है ना सेल डिवीजन, वो अलग चैप्टर है कि कैसे सेल डिवाइड करती है, ठीक है। सो ये बात इसी ने बोली कि जो नए सेल्स होते हैं ये पुरानी सेल्स से अराइज होते हैं, कैसे? सेल डिवीजन से, ठीक है। और इस लाइन को एनसीईआरटी दूसरे वर्ड्स में लिखती है बेटा। एनसीईआरटी लिखती है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बेटा इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब, ये लैटिन लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है? लैटिन लैंग्वेज। बेटा इसका मतलब भी होता है क्या? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो ये स्टेटमेंट आपको आ सकता है, आपको बोलेगा दिस स्टेटमेंट omnicellular e cellular means cell is a part, cell is a basic function of life
बी पार्ट ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, या सी पार्ट आपको बोलेगा सेल्स अराइज फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ प्लेट सेल्स, या डी पार्ट कोई और ऑप्शन देगा। तो आपको रेडी रहना है इसके लिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ प्लेट सेल्स। ओके, so this was all about today's session. Thanks for watching.